दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 41st एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पोलराइजेशन को समझा था और हमने देखा था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर दो चार्ज डेंसिटी आएंगी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इनको हमने बाउंड चार्ज डेंसिटीज बोला था। ठीक है, हमने इनकी कैलकुलेशन की कि कैसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन एंड कैसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करें। तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया जिसमें हमने देखा कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर था जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा सच दैट जो पोलराइजेशन थी हमारी वो कांस्टेंट थी, मतलब यूनिफॉर्म थी। तो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया इनसाइड एंड आउटसाइड यूजिंग पोटेंशियल। पहले हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था वो हमने बताया, जो आर स्क्वायर था ना डिनोमिनेटर में, अगर आपको याद हो जब भी आप पोटेंशियल को लिखते हो ड्यू टू सम डाइपोल मोमेंट, वो हमारा ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमारा यहाँ पे है सोचिए, और आर जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास पी पॉइंट है। अब कई बार क्या होता है, सिंगल डाइपोल मोमेंट नहीं होता, छोटे छोटे कई सारे डाइपोल मोमेंट होते हैं। कोई मटेरियल होता है हमारा और बड़े सारे डाइपोल मोमेंट होते हैं, तो उसमें हम एक स्मॉल डीवी वॉल्यूम ले लेते हैं और डीवी वॉल्यूम में हम जो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं वो होता है पी डीवी। ठीक है, और उसका डॉट आर कैप लगा के डिवाइड बाई क्या करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से जो पी पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो हम आर ले लेते हैं उसको, तो उसका आर स्क्वायर करके और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर देते हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये डीवी के अंदर जो आर स्क्वायर निकल के आता है और ये नीचे वाला आर स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि डीवी के अंदर जो आर स्क्वायर टर्म होगी, जैसे कि अगर ये स्फीयर होता तो स्फीयर में डीवी में आर स्क्वायर टर्म होती है, वो आर अलग है और ये आर अलग है, तो इसको कैंसिल नहीं करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट एपिसोड में जब हमने डेरिवेशन किया था, जब हमने चार्ज डेंसिटी निकाली थी और हमने देखा था कि बाउंड चार्ज डेंसिटी थी हमारे पास P डॉट एन कैप और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो थी वो थी माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P। ये जो चार्ज डेंसिटी हमने जब डिराइव की थी तब भी हमने इसको मर्ज नहीं किया था, मतलब इस डीवी के साथ मर्ज नहीं किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट एपिसोड में जब हमने सबसे आखिरी क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको याद होगा इसको हमने अलग ले लिया था, इंटीग्रेशन सिर्फ ऊपर वाले पे अलग से देखा था। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन था पिछले एपिसोड का, उसको अगर मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहूं तो और भी एक तरीका पॉसिबल है, मतलब मल्टीपल वे हो सकते हैं सोचने के। हमने देखा था कि जो स्फीयर था उसके सरफेस पे चार्ज आ गया था। ठीक है, उसके सरफेस पे चार्ज आ गया था, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, बाउंड चार्ज, और पॉजिटिव आपका कम होते जा रहा था, है ना, थीटा के साथ, और फिर आपका इधर नेगेटिव चार्ज आ गया था और ये भी आपका कम होते जा रहा था थीटा के साथ, इस तरह का था। और हमने बोला कि भाई इसकी वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी थी। इसी चीज को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। जरा सोचिए, मैं दो स्फीयर लूं, एक की रेडियस कैपिटल आर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है पूरा, और इस पे टोटल चार्ज जो है क्यू है, इसके अंदर स्प्रेड है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है मेरा क्यू। और एक मेरे पास आर रेडियस का ही स्फीयर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और वो भी स्प्रेड है इसके अंदर। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी माइनस क्यू। अब अगर मैं दोनों को सुपर इंपोज कर दूं सच दैट इनमें थोड़ा सा गैप रहे इनके सेंटर में, किस तरह से, कुछ इस तरह से, जरा देखिए, एक स्फीयर मेरा ये है और उसके साथ दूसरा जो स्फीयर है वो मान लीजिए मेरा कुछ इस तरह का है, मतलब एक के ऊपर मैंने दूसरा जो है वो सुपर इंपोज कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों का जो सेंटर है उनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगी d, और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही चीज बनेगी जो आपने यहां पे पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो
आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बीच वाला हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन बन गई, हालांकि ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बना है ये, बट हमने ज्यादा गैप रखा नहीं, डी बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट वैसी सिचुएशन आ गई है। तो जो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो वैसा ही आना चाहिए। तो चलिए जरा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, ठीक है। उसको कैसे देखोगे दोस्तों, भाई मुझे एक बात बताओ जरा, ये इसका बड़े वाले स्फीयर, जो ऊपर वाला स्फीयर है उसका सेंटर यहां पे है और यहां पे दूसरे का सेंटर है। तो मैं काम करता हूं, जो ये वाला स्फीयर है इससे डी डिस्टेंस अवे यहां पे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो यहां पे मैं गॉस लॉ लगा के और निकाल सकता हूं, भाई गॉसियन सरफेस ले लेता हूं यहां पे। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं यहां पे और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे निकालूं, तो मैं क्या बोलूंगा, क्यू एनक्लोज क्या आएगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई डी क्यूब, ठीक है। ये मेरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा भाई गॉसियन सरफेस में, तो ये बनेगा Q डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये चार्ज इनक्लोज हो गया इसके अंदर। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q डी क्यूब अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। गॉस लॉ की हेल्प से जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली और वो अवे आएगी, ऐसे आएगी बाहर की तरफ, मतलब इस पॉइंट पे इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा Q डी क्यूब, Q डी आ जाएगा बस यहां पर ना, कट जाएगा ना ये, Q डी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, इस डी वाले पॉइंट पे, यहां पे। अब इसी पॉइंट पे नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बता सकते हो, सेम इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज जो था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती, नेगेटिव की वजह से क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज का तो सेंटर है ये, नेगेटिव चार्ज का तो सेंटर जो है वो इसी पॉइंट पे है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी भाई। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो दोनों को सुपर इंपोज कर दो, इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड कैप थी ना भाई, डाउनवर्ड थी ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी क्यू डी अपॉन दिस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दोस्तों, और एक बार चेक कर लो मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दी हो, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कम्स आउट टू बी क्यू डी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब क्यू डी को मैं क्या बोल सकता हूं, क्यू डी को मैं पी बोल सकता हूं भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके इस पॉइंट पे। अब आप बोलोगे सर ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और माइनस जेड कैप की तरफ आ गई है, माइनस जेड कैप। अब पहले तो हमारे पास ये आंसर नहीं था, असल में पहले भी यही आंसर था। पहले आपको पोलराइजेशन दे रखा था पी नॉट, ये कैपिटल पी की वैल्यू थी पी नॉट, और अगर आपको याद हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास पी नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, ये थी। अगर मैं इसको पी नॉट की टर्म में रिप्लेस करूं तो कैसे रिप्लेस होगा बताओ जरा। आप जानते हो कि पी नॉट जो होता है वो होगा टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक काम करता हूं, अगर मैं इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इसका पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो भाई, पी की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो पी का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा पी का पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो बनेगा भाई, एक बार जरा देख लो, पी का मैग्नीट्यूड पी नॉट था, है ना। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में अगर आप निकालते हो तो डाइपोल मोमेंट ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे अगर आप देखते हो ध्यान से, तो यहां पे इस पी को मैं चेंज कर सकता हूं इस टर्म में। तो जब मैं इस टर्म में चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा कैपिटल पी नॉट 4/3 पाई आर क्यूब, और ये था माइनस जेड कैप डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आंसर आया, माइनस पी नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डाउनवर्ड, और यही पहले भी आ रही थी, ठीक है, यही पहले भी आ रही थी। तो जरा ध्यान से देखिए कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब आपके आइडियाज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आइडियाज अच्छे हैं तो आप कोई भी आइडिया लगा के आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया। इससे हमारे दो पर्पस सोल्व हुए, एक तो इस केस में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आया, और दूसरा ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस केस में भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। पिछला जो आपने एपिसोड था उसमें जो हमने पोलराइजेशन लिया था वो आपका यूनिफॉर्म पोलराइजेशन था। मान लीजिए मैं यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ना लूं, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ले लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक स्फीयर है और अगेन डाइलेक्ट्रिक है भाई, मतलब जो इंसुलेटिंग स्फीयर है, और इसमें जो पोलराइजेशन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो रखा है, और वो जो पोलराइजेशन है वो के नॉट आर कैप ये दे रखा है। इसका मतलब यहां पे जो ये पोलराइज हो रखा है वो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन नहीं है। जितना आप सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे उतना जो है आपका जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई। अब अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होगी। अब यहां पे सिचुएशन प्योरली डिफरेंट हो गई है, ठीक है। ये मेरी आई कैप डायरेक्शन है, मान लीजिए ये मेरी जे कैप है, और ये मेरी डायरेक्शन है के कैप। अब यहां पे आपको पोलराइजेशन कुछ इस तरह का दे रखा है। सवाल यहां पे ये है कि इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे निकालें। यहां पे निकालना आसान है, ठीक है, पिछले के कंपैरिजन में। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम बाउंड चार्ज निकालेंगे। तो बाउंड चार्ज क्या होगा, पी डॉट एन कैप। तो यहां पे अगर आप पी डॉट एन कैप करोगे तो के नॉट इंटू आर ही आ जाएगा, ठीक है। बाउंड चार्ज की वैल्यू अगर आप देखोगे तो पी डॉट एन कैप अगर आप करते हो तो के डॉट इंटू आर कैप, के डॉट इंटू आर आ जाएगा। और क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हो तो ये बन जाएगा के नॉट इंटू कैपिटल आर कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस पे देखो ना पी की वैल्यू क्या है, पी डॉट आर कैप करना, तो पी सरफेस पे देख लो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, जरा देखिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो बनेगी वो बनेगी माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी। अब क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करोगे बताओ जरा, -1 बाई h1 h2 h3, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और अंदर क्या आएगा बताओ जरा, डेल बाई डेल आर ऑफ h2 h3 और इंटू FU1। तो h2 h3 करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, h2 h3 करोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू के नोट आर, इंटू के नोट आर करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जरा देखिए, साइन थीटा से तो साइन थीटा कट गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के नॉट और 3r स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो रहा गया, ठीक है भाई। तो यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास, -3 के नॉट कूलम पर मीटर क्यूब। ये मेरी चार्ज डेंसिटी आ गई है अंदर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये सही आया है, और ये जो ऊपर निकाला सरफेस चार्ज ने ये भी सही आया है, ये कैसे करोगे जरा देखो। यहां से आप टोटल चार्ज निकालो, सरफेस के ऊपर कितना है, क्यू सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी जो भी है सरफेस पे इनटू सरफेस एरिया कर दो 4 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल चार्ज हो गया सरफेस पे। और अगर मैं वॉल्यूम के अंदर की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या होगा, जो चार्ज डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो सीधा 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन गया भाई। अब जरा देखो टोटल करके देखो, टोटल सम जो बन रहा है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि नेट तो न्यूट्रल है ना भाई, तो नेट न्यूट्रल 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है देखो, क्यू सरफेस प्लस क्यू वॉल्यूम, अगर आप ये टोटल देख रहे हो तो ये 0 आना चाहिए, और 0 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है।
तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। एनीवे, तो हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है और हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आउटसाइड एंड इनसाइड। तो आउटसाइड अगेन मैं गॉसियन सरफेस गॉसियन लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं है, पॉइंट को समझिए। तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक आपके गॉसियन सरफेस हो सकता है, यहां पे गॉस लॉ से आप निकाल सकते हो। तो यूजिंग गॉस लॉ अगर मैं ई आउटसाइड की बात करूं, ई आउटसाइड, तो ई आउटसाइड क्या बनेगा बताओ जरा? वो जीरो आएगा। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी आउटसाइड गॉसियन सरफेस लोगे तो चार्ज एनक्लोज्ड मेरा जीरो आएगा। तो ई आउटसाइड इस पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। और ई इनसाइड क्या बनेगी बता सकते हो? ई इनसाइड, तो ई इनसाइड में आपको क्या करना होगा? यहां पे गॉस लॉ लगाना होगा भाई। तो चलिए यहां पे मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, आर डिस्टेंस अवे। तो यहां पे आप बताइए चार्ज एनक्लोज कितना बनेगा? चार्ज एनक्लोज बनेगा -3k0 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका चार्ज एनक्लोज हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो 4 पाई से 4 पाई मेरा गया, आर स्क्वायर से 1 आर गया और 3 से ये 3 गया, तो कितना बन जाएगा? -k0 आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके अंदर वो इनसाइड अंदर की तरफ आएगी भाई, माइनस आर कैप की तरफ आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगी ड्यू टू दिस पोलराइज चार्ज, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। ठीक है, ड्यू टू दिस बाउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आनी भी चाहिए भाई। आप खुद सोचिए, सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ही तो आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली ना, ये बाउंड चार्ज की वजह से निकाली है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया वो, प्लस जो बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो, दोनों को ऐड करो भाई, तब आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब यहां पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगी बाहर से, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आपके जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है। तो अगर दोनों को आउटसाइड, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती, ई नेट देखना होता आउटसाइड, तो आप बताओ क्या देखते हैं? आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती तो एक तो एक्सटर्नल बन जाती जो आपकी अप्लाइड है, और एक कौन सी आएगी? एक आपकी ये जो आई है, जो पोलराइज्ड चार्जेस, जो पोलराइजेशन की वजह से आई है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आउटसाइड। ऐसे ही आप ई नेट जो है इनसाइड निकाल सकते हो दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो आपको क्या करनी होगी? जो ई एक्सटर्नल है, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो तो रहेगी, वो तो इसके अंदर भी वो इसी को लेकर चलोगे, उसमें सुपर इंपोज कर दो आप। ठीक है, किसको सुपर इंपोज कर दोगे बताओ जरा? जो ई इनसाइड पोलराइजेशन की वजह से जो आई है, जो ई इनसाइड ड्यू टू पोलराइजेशन आई है वो ऐड कर दो। तो इससे आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंदर भी और बाहर भी, नेट भी निकाल सकते हो आप। तो आप जरा देखिए, मैं सुपरपोजिशन अभी लगा नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं अभी सिर्फ पोलराइज्ड जो पोलराइजेशन हो रखा है उसकी वजह से जो चार्ज आ रखे हैं उनकी वजह से फील्ड को देख रहा हूं। बाद में आगे चल के हम सुपरपोज भी करेंगे जब अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, उसको जरा एक बार देखते हैं। तो दोस्तों अब एक कंसेप्ट आगे पढ़ते हैं और अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डी को वैसे कुछ बुक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, फील्ड डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हो। अब ये क्या चीज है, इसको जरा हमें समझना है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक होता है और उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइजेशन की वजह से आपकी चार्ज डेंसिटीज अपीयर होती हैं डाइलेक्ट्रिक में, जिसको हम बाउंड चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और वो कौन कौन सी थी? एक आपकी रो बाउंड थी जिसको आपने लिखा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी,
और एक थी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आपने लिखा P डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को समझिए। इनको हम बाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाउंडेड हैं, ये आपकी, आप इनको निकाल नहीं सकते हो। पॉइंट को समझिए, कोई ये अलग से हम, एक होती है फ्री चार्ज डेंसिटी और एक होती है बाउंड चार्ज डेंसिटी। फ्री चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है? वो चार्ज जो हमने दिए हैं, जो हमने अक्यूमुलेट किए हैं अलग से, इनको हमने नहीं अक्यूमुलेट किया है ये चार्ज को, ये तो पोलराइजेशन की वजह से अपने आप अपीयर हुआ है। तो वो चार्ज जो पोलराइजेशन की वजह से नहीं है वो फ्री चार्ज है, आप ये समझिए। जो चार्ज पोलराइजेशन की वजह से नहीं है वो, उसको हम फ्री चार्ज बोलेंगे। तो अगर मैं इनसाइड डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और जनरलाइज केस लेके चलूं, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो अगर इनसाइड डाइलेक्ट्रिक की बात करूं और मैं जनरलाइज केस लेके चलूं, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक फ्री चार्ज डेंसिटी और एक बाउंड चार्ज डेंसिटी। बाउंड ड्यू टू पोलराइजेशन आई है, और फ्री जो हमने दी है अलग से, हमने कुछ चार्ज दे दिया, कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमने अलग से दे दिया उसको, वो हमारा फ्री चार्ज है। तो आप एक तरह से ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज डेंसिटी आ जाएगी इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, आप ये कह सकते हो। तो इसकी वजह से अगर मैं गॉस लॉ लिखना चाहूं तो गॉस लॉ में लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो फ्री प्लस रो बाउंड। आप ये गॉस लॉ लिख सकते हो। E क्या है? E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो ये मेरे पास गॉस लॉ बन जाएगा। अब यहां पे अगर मैं बाउंड चार्ज डेंसिटी को देखूं, ठीक है, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी? एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू, और ध्यान रखना ये E जो है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक है, तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हमारे पास टोटल चार्ज डेंसिटी मेरे पास ये है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम लिखेंगे रो फ्री प्लस, इसको आप लिख लो माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P। अब यहां से अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट E प्लस डाइवर्जेंस ऑफ P इज इक्वल टू रो फ्री। अब डाइवर्जेंस को आप अलग कर लो तो ये बन गया डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट E प्लस P इज इक्वल टू रो फ्री। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये अब हमारा गॉस लॉ बन गया है, और इस टर्म को अब हमने एक नया नाम दे दिया है, और इसको नाम दे दिया है D का। तो D क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। D को हमने बोल दिया एप्सिलॉन नॉट E प्लस पोलराइजेशन P। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और गॉस लॉ जो बनेगा वो बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि रो फ्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाउंड चार्ज जो है वो D को डिफाइन करेगा, ऐसी बात नहीं है कि D को आप बाउंड चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा, बाउंड चार्ज भी करेगा, क्योंकि बाउंड चार्ज P जो है वो बाउंड चार्ज से ही तो आया है, ये समझिए। P समहाउ बाउंड चार्ज से ही कनेक्टेड है, आप ये समझिए। तो इसका मतलब D पे भी बाउंड चार्ज का अफेक्ट होगा, नो डाउट, ठीक है। बट द थिंग इज, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में प्योरली हमारे पास फ्री चार्ज डेंसिटी आई है। तो फ्री चार्ज डेंसिटी से आप रिलेट कर सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ D को। ये है हमारा गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है भाई, ये हमारा गॉस लॉ है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये जनरलाइज केस आ गया है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी ये वैलिड है, इवन बाहर, डाइलेक्ट्रिक के बाहर देखोगे वहां पे भी वैलिड है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम गॉस लॉ को यहां पे डिफाइन करेंगे, और हमारा जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम D बोल रहे हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और जरा इसको D को कैलकुलेट करना सीखते हैं, सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने और आप जो है इसको भी अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो चलिए मैं जरा इसको रब करता हूं एंड एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है, कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ ऐसा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, और इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, हमने एक रबर सरफेस बना रखा है, डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है इसके चारों ओर, ठीक है, और इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है भाई। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। अब आपको जो अंदर ये कंडक्टर है भाई,
ये आपका कंडक्टर है। अब आपको क्या कर रहा है, कंडक्टर के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज आपको दे रखा है, इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। आपको क्या बताना है, आपको बताना है डी की वैल्यू, फाइंड डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर और डाइलेक्ट्रिक के बाहर आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि गॉस लॉ जो हमने डिराइव किया है डी के ऊपर, वो था डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो फ्री। बाउंड चार्ज यहां पे कहीं नहीं है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि डी डॉट डी एस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। और ये क्यू एनक्लोज्ड कौन सा एनक्लोज चार्ज है, तो फ्री चार्ज है, वो एनक्लोज चार्ज होगा। गॉस लॉ ही है ये भी, ठीक है। यहां से भाई ये गॉस लॉ वाली फॉर्म है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, और ई की जगह डी आ गया बस, और क्या है। और उसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे होता था, इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे नहीं है बस। तो देखा जाए तो ये भी गॉस लॉ ही है, ठीक है। तो गॉसेस लॉ आपका सेम यही है, तो अब यहां पे भी गॉस लॉ लगा देते हैं। तो अगर मुझे अंदर देखना हो यहां पे, तो मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो डी किधर होगा बताओ जरा। डी की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो डी जो है वो आपका ऐसे तो आएगा, आउटसाइड ही तो बने, इस सरफेस पे तो आएगा जो कर्व्ड सरफेस है, केवल वहीं पे तो डी डॉट डी एस बनेगा, बाकी जगह डी डॉट डी एस थोड़े ना आएगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि डी की जो डायरेक्शन है वो समझिए ना। डी क्या था बताओ जरा, डी था मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो ई की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में तो डी होगा। ई की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, तो पी भी मेरा रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, ठीक है, या इनवर्ड रहेगा, मतलब रहेगा आर कैप की तरफ ही, आर या माइनस आर कैप की तरफ रहेगा। तो अल्टीमेटली जो डी आएगा वो आपका आर कैप या माइनस आर कैप की तरफ ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला सरफेस है ये डॉट प्रोडक्ट जो देगा वो जीरो देगा। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो डी को, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, यहां पे डी का मैग्नीट्यूड मेरा फिक्स है, तो डी मैंने बाहर ले लिया, और ds की वैल्यू क्या बनेगी 2 पाई, इसको मैं इनर रेडियस को मैं a बोल देता हूं ना कंडक्टर की, और इसको मैं r ले लेता हूं, तो 2 पाई r इंटू l मतलब इसकी हाइट है, ठीक है। ये मेरा इसका सरफेस एरिया होगा भाई, ठीक है। डी डॉट डी एस करोगे तो याद आएगा इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड बनेगा लैम्डा इंटू एल। तो L से L मेरा कट गया, और D की वैल्यू जो आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई R, ये बन जाएगा R कैप, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं, तो ये R कैप आप इसको बोल सकते हो। रेडियली आउटवर्ड आप इसको ले, मैं मान के चला था रेडियली आउटवर्ड है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे पास D की वैल्यू आ गई है। हम पहले से D को रेडियली आउटवर्ड लेके चले थे, बिकॉज एरिया रेडियली आउटवर्ड है, D भी रेडियली आउटवर्ड है, तभी तो हमें पॉजिटिव लिखा है, अदरवाइज ऑपोजिट होता तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। डी की वैल्यू आई है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आर रेडियस पे हो ना यहाँ पे, तो 2 पाई आर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बताओ आउटसाइड अगर देखना हो तो आउटसाइड देखना तो यहाँ पे गॉस लॉ लगा दो भाई, आउटसाइड लगा दो। तो आउटसाइड में भी अब आप जरा ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे सर बाउंड चार्ज भी तो है इसमें, बाउंड चार्ज अपने को लेना ही नहीं भाई, आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बाकी क्या है सब कुछ सेम ही है, तो यही रहेगा डी की वैल्यू। इसमें जो क्यू एनक्लोज्ड लिया है आपने, ये फ्री चार्ज लेना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे फ्री चार्ज अगर आप देखोगे तो फ्री चार्ज तो केवल कंडक्टर के ऊपर ही है जो हमने अलग से दे रखा है, बाकी तो बाउंड चार्ज है इसके अंदर, और बाउंड चार्ज का सम आपको बाउंड चार्ज देखना ही नहीं है डी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सीधा डी आपका इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर और डाइलेक्ट्रिक के बाहर आपका कॉन्टिन्यूस है, वो आपका डिपेंड नहीं करता डाइलेक्ट्रिक नेचर पे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो आपकी प्रॉपर्टीज है उन पे डिपेंड नहीं करता। डी जो है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक एंड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो फ्री चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां से चीजों को समझ सकते हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और एक और सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मेरे पास एक स्फेरिकल शेल दे रखी है, एक स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरह की,
जिसकी इनर रेडियस जो है वो आपको दे रखी है ए एंड आउटर रेडियस है बी। क्वेश्चन को जरा एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। और आपको यहां पे पी दे रखा है भाई, पोलराइजेशन आपको दे रखा है, और ये जो पोलराइजेशन है ये है के अपॉन आर, आर कैप, ये आपको पोलराइजेशन दे रखा है। और ये बिल्ट इन पोलराइजेशन है, ये मतलब आप समझिए बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें फ्रीज हो रखा है ये पोलराइजेशन, ठीक है। तो इन बिल्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई ये पोलराइज हो रखा है मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक जो है उसका पोलराइजेशन आपको दे रखा है। क्या करना है आपको, सुनिए, यहां पे के कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां पे कोई फ्री चार्ज नहीं है, देयर इज नो फ्री चार्ज, ठीक है। अब सवाल यहां पे यह है कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल थ्री रीजन्स, ये आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग डी एंड ई। डायरेक्ट ई निकालो और डी की वैल्यू से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, थ्री रीजन्स में। थ्री रीजन्स कौन से हैं, एक तो आर लेस देन ए के लिए बताना है, फिर आर की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में बताना है, फिर आर की वैल्यू बी से बड़ी पे बताना है। ये तीन रीजन है भाई। तो इन तीनों रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, सबसे पहले एक काम करते हैं, पोलराइजेशन आ रखा है भाई, तो पोलराइजेशन है तो इसका मतलब क्या बताओ, चार्जेस आ रखे होंगे, सरफेस पे भी चार्जेस होंगे, वॉल्यूम के अंदर भी चार्जेस होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा, पी डॉट एन कैप। अब एन कैप अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे एन कैप इनवर्ड है, माइनस आर कैप की तरफ है। अगर इनर सरफेस पे देखोगे तो इनर सरफेस पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K बाई ए, और ये आर कैप की तरफ रहेगा और एन कैप माइनस आर कैप की तरफ होगा, तो माइनस आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना भाई। एन कैप मेरा माइनस आर कैप की तरफ है और P मेरा आर कैप की तरफ है। आउटर सरफेस पे देखिए, आउटर सरफेस पे ये बन जाएगा K बाई बी, ठीक है, और ये भी आर कैप है, एन कैप भी आर कैप की तरफ है, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा आउटर सरफेस पे आ गया। तो चार्ज डेंसिटी आ गई मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी, ये बनेगा भाई। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पे क्या बनेगा, डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर, ठीक है भाई, ये बन जाएगा मेरे पास। तो जरा देखो, ये साइन थीटा से साइन थीटा बाहर आके कट जाएगा, यहां से एक आर गया भाई, के मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और के मेरे बाहर आ गया, आर रह गया, आर का डेरिवेटिव 1 ही तो बनेगा भाई, ठीक है। तो माइनस के बाई आर स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है दोस्तों। अब सुनिए, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो सबसे पहले आर लेस देन ए के लिए देखते हैं। तो गॉस लॉ लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, गॉस लॉ लगा सकते हो भाई, गॉस लॉ से हम करेंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे तो कोई चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, तो आर लेस देन ए के लिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। आर लेस देन ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अब आइए आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ए और बी के बीच में देखते हैं। तो अगर मैं ए और बी के बीच में देखूंगा तो अगेन मैं यहां पे गॉस लॉ लगा सकता हूं भाई। तो यहां पे मेरा ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब आप बताओ, अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊंगा तो यहां पे मेरा ई, मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, ई इंटू इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना है बताओगे? क्यू एनक्लोज जो है, एक तो सरफेस वाला है, सरफेस वाला ये है माइनस के बाई ए, माइनस के बाई ए इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ये क्यू एनक्लोज्ड है। और एक आपका ये वाला है भाई, तो इसको अगर मुझे निकालना हो तो ये भी नेगेटिव है भाई, तो माइनस के बाई आर स्क्वायर और डीवी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा गया भाई, इसको डीवी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। और आर मेरा कहां से कहां तक, अब यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल करना पड़ेगा। आर मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ए से लेके आर तक, थीटा मेरा 0 से लेके पाई तक, और फाई मेरा 0 से लेके 2 पाई तक। ये बन गया चार्ज एनक्लोज्ड, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई पूरे का, बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या निकल के आएगी, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू, इस 4πr² को नीचे ले जाओ तो या पहले इसको सिंपल ऐसे लिख लो ना, जरा देखो, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, एक A से A गया तो माइनस 4πk इंटू A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये टर्म आ गई, माइनस क्या बन गया बताओ जरा, 2π और पहले तो 5 के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2π आ जाएगा, r² से r² जा चुका है तो ये आ जाएगा r माइनस a। ठीक है भाई, अब बचा सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा करोगे और थीटा की वैल्यू 0 से पाई करोगे तो साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 और आ जाएगा। एक बार जरा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक टर्म और आएगी, ओके, और k भी आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भी आएगा नीचे। तो अब जरा देखो, अब यहां से E की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4πr² इसके नीचे चला जाएगा भाई, तो बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस KA डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट r², एक तो ये टर्म आएगी, माइनस यहां पे 4πr² नीचे चला जाएगा तो 4π से 4π कट जाएगा तो बनेगा r माइनस a इंटू k डिवाइड बाई 4π कट गया मेरे पास, तो एप्सिलॉन नॉट r², ये टर्म आ जाएगी। तो अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, के ये कट जाएगा भाई, केवल बचेगा मेरे पास k डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड r कैप की तरफ बनेगी भाई। आप बोलोगे सर r कैप की तरफ क्यों, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन को मैं सेम मान रहा था, एरिया मेरा रेडियली आउटवर्ड था तो E भी मैंने r कैप की तरफ लिया था, तो यहां से r कैप की तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और माफ कीजिएगा ये नेगेटिव भी आएगा मेरे ख्याल से, के आर भाई नेगेटिव है भाई, ठीक है, ये माइनस आएगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ड्यू टू डिस्चार्ज, मतलब ये अंदर वाला और इस वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। और ये कहां तक वैलिड रहेगा, ये A से B के बीच वैलिड रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसको चेक भी कर लेता हूं कि क्या आंसर है, मेरे ख्याल से तो यही आंसर है भाई, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट अब अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बताओ जरा। अब तीसरे केस के लिए देखिए, तीसरे केस के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज 0 है तो अगेन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इनसाइड आएगी, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, गॉस लॉ से आप इसको निकाल सकते हो, बहुत आसान था। अब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले तरीके से, अब आइए डी वाले तरीके से। डी वाले तरीके से कैसे देखेंगे जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब डी वाले तरीके से देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो गॉस लॉ कहता है कि डी डॉट डी एस जो बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू डी डॉट डी एस या डी डॉट डी ए कर लो और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। लेकिन ये कौन सा चार्ज है, ये फ्री चार्ज होना चाहिए, फ्री चार्ज तो यहां पर कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे डी की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी बताओ जरा, हर जगह डी की वैल्यू 0 रहेगी। तो फिर आप D से E कैसे निकालें भाई, आप जानते हो कि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। अब D की वैल्यू क्योंकि 0 है तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहां जहां P आएगा वहां वहां E आएगा। P कहां है, P तो केवल आपका A और B के बीच में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ K बाई R एप्सिलॉन नॉट R कैप, और R की वैल्यू A से लेके B के बीच में आप बताओगे, समझ आया भाई। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब देखो D से डायरेक्टली आप कर सकते थे इसको, ठीक है, और कितना आसान हो गया D से इसको सोल्व करना। E से करते तब भी सेम ही आंसर था, गॉस लॉ आप लगा के कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे कोई फ्री चार्ज तो था नहीं तो D तो हर जगह 0 आएगा। D जो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है, मैं आपको बता देता हूं। D जो है वो बाउंड चार्ज पे, डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा डी के साथ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डी और ई जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक एप्सिलॉन नोट का फर्क है या एप्सिलॉन का फर्क है, बस उसमें एप्सिलॉन है उसमें नहीं है, इसमें क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आ जाता है उसमें नहीं आता, तो सिर्फ इतना सा ही फर्क है। तो यहाँ पे आप सारे जो ई के साथ जो चीजें एप्लीकेबल थी ई को कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कूलम फोर्स वगैरह ये सब जो निकालने के लिए जो आप निकालते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज हैं। डी और ई जो है वो डिफरेंट है,
कब इनमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज के एपिसोड में नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।